हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। सिविल स्टाफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके यूपीएससी सीसैट 2021 में जो रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो उन सभी सवालों की एक डिस्कशन आज हमारी रहेगी, जो आपको बताएगा कि आपके पिछले जितने भी सीसैट के पेपर हुए हैं उनमें किस तरह के सवाल आते थे, क्या टॉपिक्स आते थे, क्या लेवल होता था। ठीक है, तो हमारी जो ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2024 को कवर कर चुके हैं, 2023 को कवर कर चुके हैं, 2022 को कवर कर चुके हैं और आज बारी है 2021 के पेपर की डिस्कशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, 2021 में आपके अराउंड 20 सवाल आए थे रीजनिंग के पूरे पेपर में और सिलोगिज्म बहुत ज्यादा आया था। तो चलिए सिलोगिज्म से ही शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आप सबके सामने है। देखिए, आपको पहले तो एक स्टेटमेंट दी हुई है ना, कि सम रेडियोज आर मोबाइल, कि कुछ रेडियो जो है वो क्या है, मोबाइल है। ओके, कुछ रेडियो जो है वो क्या है, मोबाइल है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बोला आपको, ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, सारे मोबाइल क्या है, कंप्यूटर है। और फिर सम कंप्यूटर्स आर वॉच, कुछ कंप्यूटर जो है वो वॉच है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही है। तो चलिए पहला कंक्लूजन देखिए, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, कुछ रेडियो वॉचेस है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, रेडियो वॉचेस है ही नहीं। सेकंड में कह रहे हैं सम मोबाइल आर वॉचेस, कुछ मोबाइल वॉचेस है, ये भी गलत है क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका क्या होगा फिर। हाँ जी, चलिए आंसर इसका क्या बनेगा अल्टीमेटली, ऑप्शन नंबर डी, यानी नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, कि दोनों ही गलत है क्योंकि यहाँ पे आपको जो रेडियो और वॉच का रिलेशन दिया है उनमें भी डाउटफुल रिलेशन है और मोबाइल और वॉच में भी आपके सामने ही है कि डाउटफुल रिलेशन है। चलिए, ये इसका हिंदी में सवाल जिनको चाहिए तो ये लीजिए, एक और सवाल है आपके सामने सिलोगिज्म का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोगिज्म का आपके सामने जो आ रखा है, इसमें आपका आंसर क्या होगा। चलो, तो सबसे पहले उसने आपको बोला कि सम कैट्स आर एल्मीराज, कि कुछ कैट्स जो है वो क्या है, एल्मीराज है। सम कैट्स आर एल्मीराज, सम एल्मीराज आर चेयर, कुछ एल्मीराज जो है वो, ये सी से क्या है, कैट्स, और ये कुछ एल्मीराज जो है वो क्या है, चेयर्स है। ठीक है, और ऑल चेयर्स आर टेबल्स, सारी चेयर्स जो है वो क्या है, टेबल्स है। ठीक है, सारी चेयर्स जो है वो क्या है, टेबल्स है। तो पहले कह रहे सम एल्मीराज आर टेबल, कुछ एल्मीराज जो है वो टेबल्स है, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। और सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, कि कुछ कैट्स हो सकती हैं, मे का मतलब होता है कि हो सकता है, तो सम कैट्स मे नॉट बी चेयर। तो देखो, कैट और चेयर एक दूसरे से अलग है, तो इनमें कुछ भी रिलेशन बन सकता है, इनमें नॉट भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सम कैट्स में नॉट बी चेयर्स, ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो आंसर आपका क्या बनेगा देखिए। हाँ जी, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, यानी दोनों के दोनों आपके जो हैं वो बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दिया है। देखो, 2021 का पेपर कोई खास इतना मुश्किल नहीं है, बहुत नॉर्मल सा पेपर है। उसने बोला कि इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, उसने बोला कुछ कॉन्सोनेंट्स है, पहले तो वो सारे अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहा, मतलब कि ए ई आई ओ यू को आपने नहीं लेना। वो कह रहे कि आपने, अब यहाँ पे बच्चों ने गलती क्या करी, सारे अल्फाबेट्स करने लग गए, जबकि उसने सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की बात करी थी। तो इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल में, कैपिटल बोला है उसने, आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर, एक मिरर में हमने उनको देखा, और फिर उसने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दोज
which do not look like their original shapes. ऐसे कितने हैं जिनकी शेप अलग दिखती है? तो ए तो हमने लेना नहीं, बी की शेप जो है वो अलग दिखती है, ओरिजिनल शेप से अलग है, सी ओरिजिनल से अलग है, डी ओरिजिनल से अलग है, ई हमने लेना नहीं, एफ ओरिजिनल से अलग है, जी ओरिजिनल से अलग है, मतलब ये करके ही देखना पड़ेगा। एच जो है वो वैसा का वैसा ही दिखेगा इमेज में, देखो एच की इमेज में भी ये ऐसा ही रहेगा, तो इसको हमने नहीं लेना। आई तो चलो वोवल है, ये नहीं लेना। जे बदल रहा है, के भी बदल रहा है, एल भी बदल रहा है, एम वैसा का वैसा है, देखो एम में कोई चेंज नहीं है तो एम नहीं लेना। एन में चेंज आ रहा है ना, ओ वैसा का वैसा है, ये नहीं लेंगे। पी में चेंज आ रहा है, क्यू में चेंज आ रहा है, और ओ तो सच वैसे भी वोवल है, ओ तो वैसे भी नहीं हमने लेना है ना। हमने अभी तक ए ई आई ओ मिस किया है, क्यू भी अब हमने देखना है। क्यू के बाद आर बदल रहा है, एस आपका ये भी बदल रहा है, टी वैसा का वैसा है, सेम है, टी को नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोला है कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनका, ऐसे कितनी इमेजेस है जो कि ओरिजिनल शेप जैसे नहीं दिख रहे। तो चलिए टी के बाद यू जो है वो आपका वैसे भी वोवल है, उसको नहीं लेना। वी वैसा का वैसा ही दिखता है, वी नहीं लेना। डब्ल्यू वैसा का वैसा दिखता है, डब्ल्यू नहीं लेना। एक्स वैसा का वैसा दिखता है इमेज में भी, ये नहीं लेना। अच्छा उसके बाद अब आपका जो है अभी तक कितने हुए, देखो एक जेड आपका जो है वो भी बदलता है ना, वाई भी बदल रहा है, तो कितने हुए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, सॉरी वाई मैंने मिस कर दिया, तो वाई तो वैसा ही दिखता है, वाई भी नहीं लेना। ठीक है, तो ये सवाल क्या था कि आपको बताने हैं कि कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, वोवल्स तो पहले निकाल ही देने थे, हमें बताना है कि कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी इमेज जो है उसमें वो बदल रहे हैं। तो जो नहीं बदल रहे थे, जैसे कि आपका एच नहीं बदला, टी नहीं बदला, वी नहीं बदला, डब्ल्यू नहीं बदला, वो वैसे का वैसा है। तो आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो अभी तक 3 क्वेश्चन बहुत आसान थे, मुश्किल नहीं हम इनको कह सकते। ठीक है, ये वाला जरूर थोड़ा करना था और इसमें इतनी गलती हो सकती थी कि आपका अगर ध्यान ना जाता कि वो कॉन्सोनेंट कह रहा है तो आप गलती से अल्फाबेट्स ले लेते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल देखिए, डायरेक्शंस का है। हाँ जी, डायरेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उसने बोला कि एक बैंक एम्प्लॉय है, वो 10 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है अपने घर से। ठीक है, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो यहां से उसने स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर वो गया साउथ की तरफ, एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट। साउथ का लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 20 किलोमीटर। फिर उसने 20 किलोमीटर चला। ठीक है, शी अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न लेकर वो 40 किलोमीटर चल रही है। ओके, शी अगेन टर्न्स लेफ्ट, और अगेन लेफ्ट टर्न लेने के बाद, थोड़ा मैं नीचे बना देती हूँ, ये 10 है, ये आपका 20 है, और अब ये जो लेफ्ट टर्न है ये 40 है, क्योंकि 10 से ज्यादा है ना, तो हमें 10 से बड़ा बनाना पड़ेगा 40 को। ठीक है, 40 किलोमीटर चली। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चली। चलो इसका राइट टर्न इधर की तरफ होगा, और 5 किलोमीटर। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट, फिर से उसने राइट टर्न लिया, तो इधर फेसिंग है तो राइट टर्न नीचे होगा। राइट टर्न लिया एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर। अब राइट टर्न लेकर वो 30 किलोमीटर चल रही है। और अब उसका सवाल आपसे ये है कि टू रीच हर बैंक वेयर शी वर्क्स, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। ये है बैंक और ये है उसका घर, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो उसका घर था। अपने घर से वो बैंक जा रही है, तो ये जर्नी उसने करी। अब वो पूछ रहे उसके घर और बैंक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो हम इनको क्या करेंगे, देखिए डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। अच्छा, मुझे ये समझना है, ये सोचना है कि ये डॉटेड लाइन मेरी सीधी क्यों आई। देखो ये लाइन 10 है, ये 30 है, और ये 40 है। तो देखो 10 और 30 का जोड़ ये 40 नहीं बन रहा, तभी ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। क्योंकि अगर मैंने इसको टेढ़ा किया
तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इनका सम 40 रहना चाहिए। 30 और 10 का सम 40 जो है वो रहे, इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ी। और इसकी वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी, देखिए, हाँ जी, ये 5 है और ये 20 है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, ये देखो 20 के पैरेलल 20, 5 के पैरेलल 5। ओके, तो आंसर इसका आ रहा है 25 किलोमीटर। तो देखो एक और सवाल आया है डायरेक्शंस का, चेक करिए। हाँ जी, अब देखिए उसने आपको बोला कि एक वुमेन है, एक लेडी है, वो 12 किलोमीटर जा रही है अपने नॉर्थ की तरफ। ठीक है, 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। तो यहां से आपने स्टार्ट किया चलना और अब 12 किलोमीटर जा रहे हो नॉर्थ की तरफ। ठीक है, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ। उसके बाद वो साउथ में आ गई है, कितना, 6 किलोमीटर। तो यहां से यहां 6 किलोमीटर आई वापस, मतलब यहां से ऊपर गई नॉर्थ, फिर 6 किलोमीटर वापस आ गई साउथ, जिस वजह से ये 12 जो है ये 6 और 6 में बन जाएगा। एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। अब वो ईस्ट की तरफ चली गई, कितना, 8 किलोमीटर, है ना। अब वो कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट इधर है और वो इस तरफ है, तो ये यहाँ पे आ रही है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना, वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो ये जो साउथ और ईस्ट बोल रहा है ये तो हो गया गलत, ये भी हो गया गलत। तो आंसर आपका बी होगा या डी होगा। अब उसने बी में बोला एन एंगल लेस देन 45 डिग्री और डी में बोला एन एंगल मोर देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो है बट एंगल कितना है, तो देखिए आप जब इधर को जा रहे हैं, है ना, आप जब इस तरफ जा रहे हैं तो आपका जो एंगल है वो यहाँ पे कितना बन रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि जब आप टर्न कर रहे हैं, जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ टर्न कर रहे हैं, है ना, तो ये यहां से यहां तक ये जो एंगल है 45 डिग्री से ज्यादा तो नहीं है, ये आपका 45 डिग्री से कम है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, बस ये लेस देन मोर देन में उलझ रहे थे बच्चे। तो बच्चे आप खुद देखो, ये जो एंगल इनके बीच में बन रहा है, मतलब ये इस तरफ है और ये जो एंगल बना है ये आपका 45 डिग्री से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये 45 डिग्री से कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला देखिए। ये एक पजल है और इनको सॉल्व करना ना बच्चे, टाइम वेस्ट करना ही नहीं होता इनको सॉल्व करने में। हमें उसने बोला टोटल 7 बुक्स है, P Q R S T U और V, है ना। R Q और T का ब्लू कवर है, R Q और T का ब्लू कवर है, ठीक है, और बाकियों का रेड है। S और U का जो बारे में क्या कह रहे हैं, वो न्यू बुक्स है, ठीक है, और बाकी ओल्ड है। PRS जो है ये लॉ रिपोर्ट्स है, ठीक है, बाकी गैजेटर्स है। तो बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटर्स विद ब्लू कवर्स आर, हाँ जी ये पूछा उसने। अब आपको जो वो पूछ रहा है आप उसका उल्टा देखो, उसने बोला ब्लू कवर चाहिए, है ना, ब्लू कवर हमें चाहिए। तो हम देखेंगे कि ब्लू कवर अगर चाहिए तो ब्लू कवर किस में है, R Q और T में, है ना। ब्लू कवर किस में है, R Q और T में। तो अगर ब्लू कवर होना चाहिए तो आपके आंसर में R Q और T में से कुछ होना चाहिए। तो ये देखो R और Q आ रहा है, इसमें U आ गया, ये नहीं हो सकता।
ये आर क्यू टी में से क्यू टी है, ये टी और यू आ गया, ये नहीं हो सकता। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है या फिर सी है। ठीक है, ए और सी में से कोई एक ऑप्शन है, क्योंकि आर क्यू टी में से कोई एक होना चाहिए। चलिए, ओल्ड गैजेटर्स। अब उसने बोला एस और यू जो है वो न्यू है, तो एस और यू अगर न्यू है तो एस और यू तो मेरा आंसर कहीं दिया ही नहीं हुआ है ना, ये छोड़ो। और आपके सॉरी गैजेटर्स भी है, गैजेटर्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला आर और एस जो है वो लॉ रिपोर्ट है, बाकी गैजेटर्स है। हमें लॉ रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें गैजेटर चाहिए। तो लॉ रिपोर्ट है आर और एस की, तो बच्चे आर तो फिर गैजेटर हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है। आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? चलिए, यहां उसने बोला रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म। आपको क्या करना है, इनकरेक्ट टर्म को रिप्लेस करना है बाय द करेक्ट टर्म। ओके, इन द गिवन सीक्वेंस, दिए हुए सीक्वेंस में आपने क्या करना है, मतलब आपका ये जो आंसर दिया है ना ABCD में से, वो कौन सा है कि आपने जो इनकरेक्ट है उसकी जगह बताना है करेक्ट क्या आएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं बता रहा कि इनकरेक्ट कौन सा है, आपको इनकरेक्ट को करेक्ट करना है और वो आंसर में दिया होगा। और फिर उसने बोला है कि यहाँ पे और टर्म्स जो है और इवन टर्म्स जो है वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो हम इनको पहले अलग कर लेते हैं, जैसे कि 3, 7, 13, 21, 31 और 43, इनको हमने अलग किया है ना। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, तो 3, 7, 13, 21, 31 और 43। तो इसमें आपका सबसे पहले तो आंसर क्या बन रहा है, देखिए प्लस कितना हो रहा है, इसमें हो रहा है +4। इसमें 7 से 13 कैसे आता है, +6। 13 से 21 +8। अगला क्या हो रहा है, +10। और उससे अगला क्या हो रहा है, +12। तो ये तो रूल सारा सही लग रहा है, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब जो आपकी दूसरी सीरीज चल रही है, दूसरी सीरीज में देखो क्या आ रहा है, 2, 4, 10, 18, 28 और 40। अब 28 से 40 कैसे आता है, +12 करके। 18 से 28 कैसे आता है, +10 करके। 10 से 18 कैसे आता है, +8 करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, +6। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, +4, पर ये तो गड़बड़ हो रही है। मतलब जैसे कि ये आपका था 4, 6, 8, 10, 12, तो ये भी 6, 8, 10, 12 तो है, बट यहाँ +4 होना चाहिए था। पर 2 से 4 तो आपका ये +2 करके आता है, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं आना था। इसका मतलब क्या है कि ये 2 आपका गलत है, यहाँ 2 नहीं आना था, यहाँ 0 आना था। तभी आप 0 में जब +4 करते तो आपका 4 आ जाता। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। ओके, क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बताइए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर आपका पता है क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ये बीच वाला जो है ये नंबर बड़ा है, तो असल में ये 7 और ये 3 को ऐड करते हो तो 10 आ रहा है। ये 3 और ये 6 को ऐड करते हो तो ये आपका 9 आ रहा है ना।
तो 10 में कितना ऐड करोगे कि 3 आएगा, तो आंसर में 3 होना था। और अब ए बी सी का देखते हैं। देखो ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है ना। और ये ए सी हो गया, बचा क्या बी। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन है आपका आंसर। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। हाँ जी देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे ना ये आपका नंबर सीरीज का सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये नंबर सीरीज का है। आपको वो क्या कह रहा है कि यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रोज। आपको 2 रो गिवन है और 2 सीरीज चल रही है ना। अब यहाँ पर इन 2 सीरीज में हमें क्या समझ आ रहा है कि पहली सीरीज कैसे बढ़ी, 8 से 4, 4 से 6, 6 से 15, फिर 52.5, फिर 236.25। तो 8 से 4 कैसे आता है, देखो। हाँ जी 8 से 4 कैसे आता है, 8 का हाफ यानी इंटू 0.5। 4 से 6 कैसे आता है, 4 का 1.5 गुना होता है 6। अच्छा 6 से 15 कैसे आता है, 6 2 ज़ा 12 और 6 का आधा 3 यानी 2.5 गुना होता है 15। तो ये 0.5 है, ये 1.5 है, ये 2.5 है। आगे देखो 3.5 होगा। 15 3 ज़ा 45 और 45 में 15 का आधा कितना होता है, 7.5। 45 और 7.5 52.5 होता है। तो बस आगे तो आप चाहे ना ही सॉल्व करो, इतने बड़े में ऐसे ही पता लग रहा है इंटू 4.5 होगा, ठीक है। ये आपका इंटू 4.5 होगा। तो उस हिसाब से अब देखो इसने क्या बोला है कि यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंस। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि जो रूल आपका सीक्वेंस 1 में लगा है बराबर रूल आपका सीक्वेंस 2 में लगेगा, उसने ऐसा बोला, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए सीक्वेंस 2 में 5 से पहले आप यहाँ पे इंटू 0.5 करोगे तो इसका आधा कितना होता है, 2.5। मतलब ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2.5। यहां से यहां जाना है तो इंटू 1.5 करोगे, ठीक है। तो 2.5 का 1 गुना 2.5 और 2.5 का आधा कितना होता है, हाँ जी 2.5 का आधा कितना होता है, 1.25। तो ये आपका कितना आ रहा है, 3.75। और फिर उसका आप करोगे 2.5 गुना 3.75। उस अब ये मैं आप सोचो कि मैं पूरा क्यों सॉल्व कर रही हूँ, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी, मुझे सी ही बताना है सीक्वेंस 2 में। तो आगे डी और ई क्या है वो सॉल्व करके टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे 3.75 में मल्टीप्लाई करिए 2.5। तो ये आपका अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आ रहा है, देखिए सी ऑप्शन यानी कि 9.375। ओके हाँ जी क्लियर है सभी को, डन। तो ये एक और मतलब अभी तक कोई सच मेजरली नहीं देख सकते हम कि कोई बहुत ही खतरनाक सवाल था, नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इतना तो ये भी हमें देख के पता लग ही जाता है, बस थोड़ा ध्यान से करने वाली बातें होती हैं, अदरवाइज क्वेश्चन टफ अभी तक कोई भी नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी ये वाला करिए ट्राई। नेक्स्ट का आंसर बताइए।
अब देखिए यहाँ पे उसने बोला है कि इन अ ग्रुप ऑफ 120% टोटल कितने लोग हैं आपके ग्रुप में, 120 लोग, उसमें से 80 इंडियंस है, 80% जो है वो क्या है, इंडियंस है। ओके, और बाकी जो है वो अंग्रेज है, मतलब 120 में से 80 बंदे इंडियंस है तो 40 क्या है, फॉरेनर्स है। ओके, अब फिर उसने बोला कि 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। 70 बंदे जो है ग्रुप के, है ना, 70 बंदे जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। 70% जो है इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश कितने हैं? हाँ जी, कितने इंडियंस है जो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, ये उसने आपसे पूछा है। हाँ जी, इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश। अब मेरी एक थोड़ा लॉजिकल आते हैं। आपको पता है कि 70 बंदे इंग्लिश बोल पा रहे हैं, है ना। अब ये जो 70 इंग्लिश बोल पा रहे हैं, इन 70 में अगर मैं ले लूं 40 फॉरेनर्स, अगर मैं मान लूं कि 40 के 40 फॉरेनर्स जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर आपके 30% जो है ना, मतलब 30 इंडियंस जो है, क्योंकि देखो 70 बंदे अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, अगर मैं मान लो 40 के 40 फॉरेनर्स जो है वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो इंडियंस कितने बचते हैं, 30 इंडियंस बचते हैं, है ना। तो मतलब वो पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। तो देखो या तो 30 इंडियंस जो है वो इंग्लिश बोलेंगे, या फिर अगर फॉरेनर्स 40 से कम होते रहेंगे तो इंडियंस 30 से बढ़ते रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, कि फॉरेनर्स अगर 38 हो जाएंगे, यहाँ 2 कम होंगे तो यहाँ 2 ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ 70 रखना है। ओके, तो उस हिसाब से इसका आंसर आ रहा है आंसर डी ऑप्शन, यानी 30 और मोर। कि मेरे से उसने ये पूछा कि कितने हैं इंडियंस जो इंग्लिश बोलते हैं, कितने इंडियंस है जो इंग्लिश बोलते हैं, तो इंडियंस और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन जो है, यानी अगर मैं मान लो सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं, ये मैंने एज्यूम किया है, तो अगर सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं तो यहाँ पे आप देखो इंडियंस बोलने वाले 30 बंदे होंगे, और जैसे जैसे फॉरेनर्स 40 से कम होते रहेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इंडियंस बढ़ते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, 30 और मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट का आंसर क्या बनता है। अब देखो 2 स्टेटमेंट्स उसने आपको दी है। ये डाटा सफिशिएंसी तो देखो बार बार हर साल आता है, और ये रैंकिंग का चैप्टर है। उसने बोला प्रिया जो है वो 4 रैंक बिलो है किसके, सीमा के। प्रिया जो है वो 4 रैंक नीचे है सीमा के, एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। प्रिया का रैंक जो है आपको बॉटम से बताया हुआ है ना, और आपको वो ये भी पूछ रहा है कि प्रिया जो है वो 4 रैंक नीचे है सीमा के, और फिर उसने पूछा कि बताइए सीमा का रैंक टॉप से कितना होगा इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये लो टोटल उसने क्वेश्चन में ही बता रखा है। देखो अगर मुझे टोटल पता है, टोटल मुझे पता है, प्रिया की पोजीशन जो है बॉटम से पता है, तो प्रिया से सीमा की पोजीशन आ जाएगी बॉटम से, और फिर उससे सीमा की पोजीशन टॉप से आ जाएगी। तो अलोन 1 मतलब आंसर क्या आ रहा है वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, अलोन 1 से मेरा आंसर क्लियर आ रहा है। ऐसे ही अलोन 2, ईना इज 2 रैंक्स अबव सीमा। सीमा अगर यहाँ पे है तो ईना जो है इससे 2 रैंक ऊपर है, और ईना के बारे में कह रहा है ईना इज 37 फ्रॉम द बॉटम। तो बस वही बात है ना, ईना इससे 2 रैंक ऊपर है, और ईना अगर नीचे से 37 पोजीशन पर है तो सीमा उससे 2 रैंक नीचे है, तो सीमा की पोजीशन बॉटम से आ जाएगी। टोटल हमें पता है तो सीमा की पोजीशन टॉप से आ जाएगी। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है, ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 अलोन या स्टेटमेंट 2 अलोन जो है वो सफिशिएंट है आपकी आंसर बताने के लिए। ओके, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलिए ऐसा सा ही एक और सवाल। हाँ जी, ये बताइए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी डाटा सफिशिएंसी का है। अलोन वन में कह रहा है ईच ऑफ ए एंड डी, ए और डी दोनों की बात कर रहा है कि ए और डी जो है दोनों के दोनों हैवी है, किससे? बी, ई और एफ से, ठीक है। ए और डी इनसे हैवी है, बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, ओके। इनमें से कोई भी हैवीएस्ट नहीं है ना। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ईच ऑफ ए एंड डी, ए और डी जो है ये दोनों जो है किससे हैवी है? हाँ जी, बी, ई और एफ से, बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, ये उसने आपको बोला। और फिर वो कह रहे हैं ए हैवी है किससे? डी से, है ना। ए हैवी है किससे? डी से। और ए जो है हाँ जी लाइटर है किससे? सी से। ए जो है वो लाइटर है किससे? सी से, ठीक है। यहाँ पे ना ई और एफ भी आएगा, करेक्ट। अब यहां पर देखिए आंसर क्या बन रहा है। अब यहाँ पे ना आपका जो आंसर है अलोन वन से ही आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने बोला ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन ईच ऑफ बी, ई एंड एफ। ए और डी दोनों के दोनों बी, ई और एफ से बड़े हैं, बट नन ऑफ देम, मतलब ए और डी दोनों के दोनों हेवीएस्ट नहीं है। तो फिर हेवीएस्ट में एक ही बंदा बचता है जो कि कौन है? सी है। तो यानी यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट वन अलोन जो है वही सफिशिएंट है इसका आंसर बताने के लिए। अलोन टू जो है उसको जरूरत हमें पड़ी नहीं उठाने की, क्योंकि अलोन वन से आंसर आ गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा है। चलिए देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। अब देखो उसने आपको यहाँ क्या बोला है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट फोर लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर। फर्स्ट फोर का मतलब है ए बी सी डी, इनको आपने रिवर्स करके लिखा, लिखने मत लग जाना, जितना जरूरत होगा हम उतने पार्ट को ही लिख के देख लेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट फोर लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर। नेक्स्ट फोर कौन से हैं? ई एफ जी एच, तो मतलब ई से लेकर एच तक आपने रिवर्स करके लिखा। फिर एंड सो ऑन, इसी तरह से करते रहो। एच के बाद आई जे के एल, फिर एम एन ओ पी, फिर क्यू आर एस टी, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स, और लास्ट में क्या कह रहा है? एट द एंड वाई एंड जेड को आपने इंटरचेंज कर दिया, मतलब जेड और वाई कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि बताइए विच विल बी फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। फोर्थ लेटर, देखो क्या कहना चाह रहा है वो, फोर्थ लेटर टू द फोर्थ टूवर्ड्स द राइट, किसका? ऑफ 13th लेटर, कहां से? अब उसने ये नहीं बताया लेफ्ट से के राइट से, बट जब वो नहीं बताता हम मान के चलते हैं वो शुरुआत से ही कह रहा है, तो यानी शुरुआत से 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ओके। तो अब जब एक राइट होता है दूसरा लेफ्ट होता है, ऑपोजिट होता है, तो हम इनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड करके कितना आ गया? 17, और लास्ट में जो है वहां से देखेंगे, यानी हमें बताना है कि लेफ्ट से 17वें नंबर पे कौन है।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, लेफ्ट टू द राइट, राइट टू द लेफ्ट, तो आपको जो दिया होता है, अगर ये दोनों ऑपोजिट होते हैं तो ऐड करो, अगर ये दोनों सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करो। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपने कहाँ से देखना है, जो लास्ट में दिया होगा वहां से देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उस हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट से देखो 17वें नंबर पे, लेफ्ट से ये 4 हो गए, ये 8 हो गए, है ना, समझ रहे हो, ये हो गए कितने 12 और ये कितने हो गए 16। तो Q से T रिवर्स हुआ है तो 17वें नंबर पे T होगा। ठीक है, 17वें नंबर पे T होगा और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, बी ऑप्शन है आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये देखिए इसका आंसर क्या होगा। उसने आपको बोला कि द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेडनेसडे, बस एक मंथ का आखिरी दिन जो है वो क्या है, वेडनेसडे है। और फिर कह रहे तीसरा सैटरडे जो है वो 17th डे है। ठीक है, तीसरा सैटरडे जो है वो 17th डे है, बताना क्या है 14th को क्या होगा। अब देखो लोन वन से तो पता नहीं लगेगा, अब लास्ट डे ऑफ अ मंथ वेडनेसडे ये तो बता दिया, पर उस मंथ के दिन कितने हैं ये तो नहीं बताया ना, तो अलोन वन से नहीं पता लग रहा। अच्छा, तीसरा सैटरडे 17 को है, 17 को पड़ रहा है सैटरडे, तो अगर 17 तारीख का सैटरडे है तो मैं 14 का बता सकती हूँ। 17 से 14 पे जाना है तो -3 करेंगे, तो हम सैटरडे में भी -3 करेंगे तो हमें पता लग जाएगा सैटरडे से 3 दिन पहले क्या होगा, पता लग जाएगा। और इसीलिए इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन, यानी स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलो अगला सवाल, 10 अक्टूबर 2027। अब ये देखिए कैसे पता लगेगा, 10 अक्टूबर 2027। देखो अब ये क्वेश्चन करने के ना काफी तरीके हैं, कुछ लोग किसी टेक्निक को फॉलो करते हैं, कुछ लोग किसी और टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो देखो आप अपनी टेक्निक से 1 मिनट का समय मैं आपको दे रही हूं। अब देखो अगर तो आप कोड मेथड से करते हो तो देखो तारीख है 10 और अक्टूबर के मंथ का कोड क्या होता है, ये नॉन लीप वर्ष है तो अक्टूबर के मंथ का कोड होता है 1। ठीक है, उसके बाद ये आपकी 21वीं सदी है, 21वीं सदी का कोड होता है 5। 21वीं सदी का 27वां वर्ष है और 2001 से लेकर 2027 तक कितने लीप वर्ष आए हैं, 27 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, 6 बार लीप वर्ष आ गया। तो अब इसमें अगर मैं ऑड डेज निकालूं, 7 से डिवाइड करती हूँ तो 3 रिमाइंडर, 7 3 21, रिमाइंडर बचा 6, तो 6 और 1 7, हफ्ता बन गया। ठीक है, और यहां पर हाँ जी जल्दी से करो सॉल्व। हाँ जी, तो चलिए 5 3 और 6 का जोड़ कितना होता है, 8 6 14, और 14 में ऑड डेज होते हैं कितने, 0। और 0 का मतलब क्या होता है कि कौन सा दिन बनेगा, संडे का दिन बनेगा। आंसर इसका क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि संडे। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलो एक और तरीका होता है जिसमें आप क्या करते हो, आपको पता है कि 2000 तक आपके ऑड डेज 0 है, अप टू 2000 आपके ऑड डेज कितने हैं, 0 है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, 2001 में, 2001 आपका क्या है, नॉन लीप ईयर, 1 ऑड डे है ना। उसके बाद 2002 में आपके 1 ऑड डे, 2003 में 1 और 2004 लीप वर्ष है तो 2 ऑड डेज। फिर 2005, 2006, 2007 और 2008, फिर 2009, 10, 11 और 12, 13, 14, 15 और 16। उसके बाद
17, 18, 19 और 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 तक हो गया। अब ये 27 है अक्टूबर की, ठीक है, अक्टूबर की 27 है, तो 2027 में मंथ पे आ जाओ। 2027 के जनवरी में 3 और डेज, फरवरी में 0 नॉन लीप ईयर है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर की 10 तारीख है तो बस 10 ही लेना है। पर कैलकुलेशन देख रहे हो कितनी ज्यादा हो रही है, क्या जरूरत है इतना उलझने की, कोड्स याद करिए, बहुत आसानी से सवाल हल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, संडे का। चलिए फिर से आ गया सिलोगिज्म आपके सामने। उसने बोला सम ग्रीन आर ब्लू, पहली स्टेटमेंट क्या है कि सम ग्रीन आर ब्लू। उसके बाद उसने बोला सम ब्लू आर ब्लैक, कुछ ब्लू जो है वो क्या है, ब्लैक है। उसके बाद पहला कंक्लूजन सम ग्रीन आर ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक है, तो ये वाला डाउटफुल है ना। उसके बाद नो ग्रीन इज ब्लैक, ये भी डाउटफुल है। ऑल ग्रीन आर ब्लैक, सारा ग्रीन ब्लैक में आ रहा है, ये भी डाउटफुल है, ठीक है। और फिर ऑल ब्लैक आर ग्रीन, बच्चे ये भी डाउटफुल है। ईदर और वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो सिंपल करेक्ट पूछ रहा है, तो फिर हमारे लिए तो सारे ही गलत है, क्योंकि ग्रीन और ब्लैक में तो डाउटफुल रिलेशन है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नीदर कंक्लूजन 1, 2 नॉर 3 नॉर 4, ठीक है, सारे के सारे गलत हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, देखो जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज। सीरीज देखिए, सीरीज की स्पीड काफी तेज है, 2, 7, 22, 67, 202, उसके बाद डैश, उसके बाद 1822, है ना। तो यहाँ पे 2 से 7 कैसे आ रहा है, देखिए 2 से 7 कैसे आ रहा है, 2 3 जा 6 प्लस 1, 7 से 22, 7 का 3 गुना हाँ जी, 7 इंटू 3 21 प्लस 1। अब ये मैं इंटू और प्लस कर क्यों रही हूँ, देखो नंबर्स में तेजी है, 67 के बाद 202, फिर ये देखो हजारों में आ गया, तो नंबर्स में बहुत तेजी है, ओके। तो जब इतनी तेजी आपको नंबर्स में दे रखी है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई और प्लस का मदद लेनी है। प्लस की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता, है ना। तो चलिए 22 से 67 भी आपका इंटू 3 और उसके बाद प्लस 1, 67 से 202 इंटू 3 और उसके बाद प्लस 1, तो यहाँ पे भी आपका इंटू 3 प्लस 1 होगा। तो 202 में इंटू 3 करिए तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6 और उसमें प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, 607। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल देखिए। मैथमेटिक्स का आंसर आपको दिया हुआ है LBSIDNZUHDR। अब ये देखो ये किस तरह से हो रहा है सॉल्व, हाँ जी, हाँ जी चेक करिए।
M से L कैसे आ रहा है? -1। A से B कैसे आ रहा है? +1। T से S -1। H से I +1। ये -1 +1 -1। ठीक है, तो यहां पर आई थिंक कुछ एरर है ना? हाँ, ठीक है, ये आपका क्या होगा? +1, ये -1, ये यहाँ +1, ये Z एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है, ये +1 -1 +1 -1। तो यानी रूल आपका क्या है? -1 +1 इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में पहले माइनस, ये B होगा, H में +1 तो I, तो B और I ये दोनों में दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब यहाँ पे फोर्थ से ही पता लग जाएगा, -1 +1 -1 और +1, तो ये DN आएगा बाद में। DN आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। हाँ जी, बी ऑप्शन है आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्लॉक का है अगला सवाल। ये देखो क्लॉक का क्वेश्चन है, बट कुछ सॉल्व ही नहीं करना, बहुत लॉजिकल सवाल है। आपको कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक कैन मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि वो ऑपोजिट है। अब 7 बजे तो ऐसा होता है टाइम कुछ, तो इसमें तो 180 डिग्री नहीं बन रहा। बिटवीन 7 एंड 7:05, एट 7:05 भी नहीं होता, ये देखो 7 और ये 5, 7:05 पे भी नहीं होगा। अब आंसर बताना है 7 और 7:05 के बीच में कि 7:05 और 7:10 के बीच में। थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए। देखो 7, 5, 10 कुछ भी हो, जब 7 से आगे जा रही है तो कुछ 7 और 8 के बीच में है, मतलब 7 के पास पर 7 और 8 के बीच में है। और 180 डिग्री कब बनेगा? मतलब 6, 7, 9, 8 के सेंटर में, तो 3, 2, 12, 1 के सेंटर में बड़ी सुई जब इनके बीच में होगी, यानी 7, 5 और 7, 10 के बीच में, तो वो हमें डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, 180 डिग्री जब 7 और 8 के बीच में छोटी सुई है, तो इधर 1 और 2 के बीच में बड़ी सुई होगी, तब 180 डिग्री बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। और इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लॉजिकली सोचना था, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको यहाँ पर। अच्छा ये देखो, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, करिए इसको सॉल्व। अब देखो यहाँ पे आपके सामने जो सीरीज है, जैसे कि डैश बी डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी, फिर से ए बी, फिर डैश ए बी। अब अगर मैं इसमें काउंट करूं कितने एलिमेंट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कुल मिलाकर यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो 18 के फैक्टर क्या बनते हैं? 18 जो है वो किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। पर 2 से कोई खास बात यहाँ बनती नहीं दिख रही, क्योंकि देखो डबल ए बी आ रहा है। फिर 18 3 के टेबल में आता है। तो मैं इस सीरीज को ना जरा 3 में डिवाइड करती हूँ, जैसे कि 1 2 3, यहाँ से तोड़ा, अगले 3, अगले 3, 1 2 3, 1 2 3, जिसमें ये मेरा कंप्लीट था डबल ए बी। पर मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे तो डबल ए बी आ नहीं सकता, ये तो ए बी है, इधर ए दिखता तब मैं डबल ए बी कर सकती थी, पर यहाँ पे आ रहा है डबल ए बी।
तो कहीं ऐसा तो नहीं ऑल्टरनेट वाले सेम हो। तो अगला ऑल्टरनेट देखो डबल ए बी। तो अब मैं सोच रही हूं कि डबल ए बी तो ऑल्टरनेट हो गया, ये डैश बी डैश, ये ए डैश बी, इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, मतलब ये ए और बी को मैं यहां नोट करूं तो ये ए डबल बी बनता है। इधर भी आप ए डबल बी लिख सकते हो और इधर भी आप ए डबल बी लिख सकते हो। तो मतलब रूल क्या बना, ए डबल बी फिर डबल ए बी, फिर ए डबल बी फिर डबल ए बी, ठीक है, फिर ए डबल बी फिर डबल ए बी। ओके, तो यहां पे आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ए बी ए बी ए बी आपका आ रहा है करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब आपका। हाँ जी आखिरी सवाल देखिए, जोसेफ की बात कर रहा है। हाँ जी जोसेफ की बात कर रहा है वो, जोसेफ जो है वो विजिट करता है क्लब हर 5वें दिन, है ना, करो ट्राई। जोसेफ विजिट करता है क्लब हर 5वें दिन, हरीश विजिट करता है हर 24वें दिन, और सुमित विजिट करता है हर 9वें दिन, और सभी के सभी क्लब में मिले एक दिन जिस दिन संडे था। तो अब अगली बार, मतलब देखो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, कोई हर 5th डे को विजिट कर रहा है, कोई हर 24वें दिन, कोई हर 9वें दिन, और बाय चांस क्या हुआ संडे को तीनों आ रखे थे, तीनों मिले। अब अगली बार ये कब मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम जब ये मिलेंगे कितने दिनों के बाद मिलेंगे, बट यहाँ कितने दिनों के बाद नहीं पूछ रहा, मतलब वो वीकडे में पूछ रहा है कि कौन से वीकडे पे मिलेंगे। तो हम एक बार इसका देखो, इतना तो हमें समझ आ गया है, एलसीएम लेना ही है। एलसीएम लेते हैं 3 से, 5 तो आता नहीं, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, बस आगे तो कुछ हमारा कॉमन फैक्टर ही नहीं आ रहा। तो 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3, 5 8 ज़ा 40, 3 3 ज़ा 9, 40 इंटू 9 360, यानी 360 दिनों के बाद मिलेंगे। अब संडे के 360 दिन बाद क्या होगा, हाँ जी संडे के 360 डेज के बाद क्या होगा, 7 से डिवाइड करिए, 7 5 ज़ा 35, 10 50, 7 1 ज़ा 7, 51, 3/7, यानी ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो संडे में +3 करिए, संडे के 3 दिन बाद क्या आता है, संडे +3 करके आता है वेडनेसडे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेडनेसडे होगा, यानी वो मिलेंगे 360 दिन के बाद, और उस दिन क्या होगा आपका, वेडनेसडे होगा। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि मैंने आपके यूपीएससी सीसैट 2021 के रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और आई होप आपको सारे के सारे सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस हमने आज कवर किए हैं ये सभी आपके आने वाले पेपर में रिपीट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तभी इन सेशंस में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा रिपीट नहीं हुआ तो टाइप तो रिपीट होती है आपकी। ओके, सो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।